एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, जहां पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें बोला गया है एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and the direction of the velocity. If no, provide a reason. अब अगर बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, हम मान लेते हैं ये रहा वो ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर नेट क्या है, नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो है हमारा जीरो, ठीक है। अब जब ये नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो है, तो जिस भी वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा होगा तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो ट्रेवल करता रह सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बट कब पॉसिबल है? जब वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ये मान लेती हूँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा ट्रेवल कर रहा है, आपको दिख रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब ये ऐसे ही ट्रेवल करता रहेगा जब तक मैं इसको यहाँ से पुश ना करूँ या यहाँ पर किसी से टकराए ना, तब तक वैसे ही ट्रेवल करता रहेगा। सही बोल रही हूँ या नहीं? तो बिल्कुल यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हाँ वो करेगा, यस। इवन व्हेन द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो एंड एन ऑब्जेक्ट मे ट्रेवल विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, द ओनली कंडीशन इज दैट इट शुड बी मूव विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ले लो रेन ड्रॉप फॉल्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बिल्कुल सही। इसका मतलब ये क्वेश्चन आ गया समझ में, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया इस पेन के थ्रू। ऑल्दो मतलब आपको ये समझ में नहीं दिख रहा होगा कि फोर्स लगा किस तरीके पर, आप इमेजिन कर सकते हो ना कि अगर यहाँ पर मैंने अगर फोर्स नहीं लगाऊंगी तो ये मेरा जिस भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा कर सकता है, जब तक इसके नीचे कोई स्टोन ना आए, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे, तो वो टकराए ना, या फिर कोई आगे पीछे से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। समझ गए? बिल्कुल। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें क्या दिया गया है, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, एक्सप्लेन। अब जो कारपेट है, अगर उसको हम बीट कर रहे हैं किसी भी स्टिक से, तो हमारा डस्ट बाहर आने का रीजन क्या होता है कि पहले तो कारपेट जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे, दैट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट, जैसे उस पर स्टिक पड़ी तो वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा स्टेट ऑफ मोशन में। किस में आ जाएगा? कारपेट हो गया आपका रेस्ट से मोशन में आ गया। अब जैसे ही वो मोशन में आया तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो तो किस में रहे, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे। क्यों रहे? क्योंकि इनर्शिया है। इनर्शिया क्या होता है? अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और ऑफ रेस्ट। अब यहाँ पर जो आपका डस्ट है उसको अगर रेस्ट पोजीशन में ही रहना है इनर्शिया के कारण, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि सिवाय वो उस कारपेट के बाहर ना आ जाए, तो वो क्या करता है, बाहर आ जाता है, कम्स आउट ऑफ कारपेट। दिस इन अकॉर्डेंस विथ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट द ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। बात हो गई क्लियर? हमने क्वेश्चन नंबर 2 समझ लिया है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है कि व्हाई इज इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज कैप्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ठीक है, हमने ये सिचुएशन अपनी नॉर्मल लाइफ में काफी बार देखी हुई है। तो ऐसा ये क्यों होता है? तो देखो, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें कारपेट था, उसको स्टिक से मारा था तो डस्ट बाहर आ गई थी। क्यों हो रहा था? क्योंकि डस्ट जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट पर ही थी, क्योंकि इनर्शिया के कारण पढ़ा था। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो बस है, जब बस अपनी मूव कर रही है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पर ये बस आ जाती है हमारी कौन सी स्टेट में, स्टेट ऑफ मोशन में, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है।
बट द लगेज जो इसके ऊपर रहेगा ये क्या रहेगा, ये तो ऊपर ही है। बिकॉज ऑफ इनर्शिया लगेज टेंड्स टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये क्या है, रेस्ट ही पोजीशन पे रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि इनर्शिया है। तो इसकी जो स्टेट है वो रेस्ट से मोशन में नहीं गई, यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन चल रहा है। तो जब ये बस आगे की तरफ बढ़ेगी तो लगेज के पास क्या ऑप्शन बचेगा, वो तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा। जैसे ये चली तो इसके पास क्या ऑप्शन बचता है कि अल्टीमेटली इसको गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि इनर्शिया था तो इसकी जो पोजीशन थी वो तो ओरिजिनल पोजीशन पर ही रेस्ट था। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली गिर जाएगी। इसीलिए क्या कहा जाता है कि ये सिचुएशन ना आए कि जब ये बस अपनी मूव करे इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और ये सामान नीचे ना गिरे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक रोप से इसको इस बस के ऊपर टाई करके रखना पड़ेगा। वही लिखा है, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस इट एडवाइज्ड टू टाई एनी लगेज कैप्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। ये सबको पता है कि जो सामान है अगर उसको बांधोगे नहीं वो गिरेगा ही अल्टीमेटली। बट क्यों गिर रहा है, दैट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ इनर्शिया दिस लगेज किस पर रहने वाला है, रेस्ट पर रहेगा। तो इसको अल्टीमेटली गिरना ही पड़ेगा, क्योंकि बस है हमारी, उसकी जो स्टेट है वो मोशन में आ गया है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगा है। बात हुई क्लियर, क्वेश्चन हो गया होगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया समझ में। क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 थे वो कुछ ना कुछ सिमिलर ही थे। इनर्शिया वर्ड यहाँ पर आ रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, आपको इनर्शिया पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। बात हुई क्लियर, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें बोला गया है एक बैट्समैन ने एक बॉल को हिट किया एंड जो वो बॉल है वो रोल्स ऑन अ लेवल ग्राउंड एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। अब हमने बोला कि द बॉल स्लोज टू अ स्टॉप बिकॉज, इसका रीजन हमको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ, या तो बैट्समैन ने बहुत जोर से नहीं मारी होगी, यही सोच लेंगे हम। बी है वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल एंड सी इज देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन एंड डी इज देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल सो द बॉल वुड वांट टू कम टू रेस्ट। क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो पहले हम देख लेते हैं बॉल। ये रही बॉल। अब जब बैट्समैन ने इसको हिट किया तो ये रोल होके ये रहा ग्राउंड, यहाँ तक ट्रेवल कर कर पहुंची। इतनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी बट उसके बाद वो रुक गई। ठीक, क्यों रुक गई, क्योंकि क्या हुआ इस बॉल में और ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है ना जहां पर ये रोल होके गई है, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स होता है, वो फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग गया, वो लगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स। वो क्या करेगा, क्या काम होता है फ्रिक्शनल फोर्स का, ये इसके मोशन को अपोज करेगा, अपोजेस द मोशन ऑफ बॉल। यही रीजन होता है कि ये जो बॉल है कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद स्टॉप हो जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इसके मोशन को अपोज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल सी ऑप्शन होना चाहिए। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। अब ये फोर्स का नाम हमने अभी देख लिया, दैट इज अ फ्रिक्शनल फोर्स विच अकर्स बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। ठीक है, बात हुई क्लियर यहाँ तक, तो हमने देख लिया। अब इसमें एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लो। दिस इज बिकॉज व्हेन द बॉल मूव्स ऑन द ग्राउंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट्स दिस मूवमेंट एंड आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट। बिल्कुल, अब मान लेते हैं कि फिर पूछ लेते हैं कि अब इस चीज को हम कैसे कम करें, कैसे हम इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं कि जिससे वो थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए। क्या बताओगे, सबने पढ़ा है फ्रिक्शन के बारे में, तो क्या पढ़ा है, कैसे कम करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स को। अगर हम चाहें, अगर यहाँ पर ग्राउंड पर अगर हम कोई लुब्रिकेटेड ऑयल यहाँ पर अप्लाई करें तो क्या होगा, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगा और बॉल जो है थोड़ी लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाएगी। तो इसको किस तरीके से लॉन्गर करा सकते हैं, बाय अप्लाइंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल, बाय यूजिंग द लुब्रिकेटिंग ऑयल। बात हुई क्लियर। हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर पढ़ ली है कि बाय चांस ये क्वेश्चन भी पूछ लिया तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक, rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds.
Find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 tons and 1 टन की वैल्यू है 1000 kg के बराबर। तो पहले हमारा काम क्या होगा, गिवन पोर्शन को लिखना। तो गिवन की बात करें तो जो हमारा ट्रक अगर रेस्ट पोजीशन से चालू हुआ है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0। फिर क्या हुआ, उसके पास एक कौन से एक्सेलरेशन से वो मूव कर रहा है और आपको डिस्टेंस दी गई है 400 मीटर एंड टाइम दिया गया है 20 सेकेंड। अब क्या लगाएं कि जिससे हमारा क्या कैलकुलेट हो जाए, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम कैलकुलेट कर पाए। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सिंस u इज 0 तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया, S इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, वेयर S इज गिवन, T इज ऑलरेडी गिवन, तो आपका क्या निकल आएगा, A निकल आएगा। तो यहां से जब आप वैल्यू रखोगे 400 मीटर, हाफ A और 20 का स्क्वायर, तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या कैलकुलेट होगा, एक्सेलरेशन आएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका इसमें एक पार्ट तो आपने कर लिया, कैलकुलेट किया, एक्सेलरेशन को फाइंड कर लिया। अब क्या बचा है, आपको निकालना है फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, इस फोर्स को निकालने के लिए हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर जो मास है वो आपका कितना दिया है, 7 टन एंड 1 टन आपके किसके बराबर है, 1000 kg के बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा ये 7 टन 7000 kg। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला है 7000 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा आपका 14000 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। तो क्या हमने इस पूरे क्वेश्चन को कर लिया है सॉल्व, हमने एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, फोर्स भी निकाल लिया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। तो जो अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, स्टोन ऑफ 1 kg इज थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ अ लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। What is the force of friction between the stone and the ice? पहले हमारा काम होने वाला है जो हमेशा से हम करते हुए आए हैं, दैट इज गिवन पोर्शन को लिखना, जिससे हम अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पाए। तो पहले हमारे पास गिवन है मास 1 kg दी है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ स्टोन 1 kg। फिर आपको दी गई है थ्रोन विद अ वेलोसिटी, थ्रोन किया है उसको जिस वेलोसिटी से वो आपको दिया गया है। तो यहां पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी किससे नोट करते हैं, u से। तो ये कितनी दे दी है, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर क्या बोला है कि कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। बाद में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो रेस्ट पोजीशन पर आ गई, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी v जिसको हम डिनोट करते हैं वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पर आप लिख दोगे 0। फिर बोला गया है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने, s डिनोट कितना है, 50 मीटर। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब यहां पर आपके s पता है, u पता है, v पता है, तो क्या फॉर्मूला यूज करें जिससे हम एक्सेलरेशन निकाल पाए। सोचिए, देखो v है, u है, ऐसे तो कौन सी आप इक्वेशन यूज करोगे मोशन की जिसमें ये सब चीजें फिट हो जाए। ऑब्वियसली कि हम यहां पर यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिख दिया। अब यहाँ पे बोलोगे v पता है मैम, u पता है, s पता है, a तो निकल ही आएगा, बिल्कुल। ये हो गया 0 स्क्वायर, इसमें 0 ही होगा, u का स्क्वायर दैट मीन्स 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू
50। यहां से आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो आप यहां पर 0 स्क्वायर 20 का स्क्वायर इक्वल टू 2as, दैट इज 2a50। यहां पर होने वाला है माइनस का 400 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2a इंटू 50। 10 से 10 कर देंगे कैंसिल एंड यहाँ पर 5 8 जा 40 एंड 2 4 जा कितना हो गया 8। तो यहाँ से आपका जो एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट होगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताओ कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है एक्सेलरेशन में ये क्या शो करेगा, ये शो करता है रिटार्डेशन। अब जैसे ही हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है तो क्या अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला पड़ा है, क्योंकि मास गिवन है, एक्सेलरेशन निकाल लिया है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप लिखोगे F इक्वल टू ma, m क्या है आपके पास 1 इंटू -4 दैट इज -4 न्यूटन। अब यहाँ पर दिमाग में एक बात आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो आनी चाहिए कि ये नेगेटिव साइन जो है ये क्या शो करेगा यहाँ पर, क्योंकि फोर्स आपकी -4 आई है, अब नेगेटिव तो होगी नहीं, तो ये नेगेटिव नहीं है तो ये क्या है, तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये शो करेगा अपोजिंग फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन, जो मोशन को अपोज करता है। तो ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि ये जो फोर्स आई है ये एक अपोजिंग फोर्स है, दैट मीन्स ये एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। बात हो गई क्लियर, क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ 8000 kg इंजन पुल्स अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 kg along a horizontal track. If the engine exert a force of 40,000 Newton and a track of force of friction force of 5,000 Newton, then calculate the first one is net accelerating force, second one is acceleration of the train and the third one is force of wagon 1 on wagon 2। ठीक है, तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अपना नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। उसके पहले क्या करना चाहिए, बिल्कुल सही गिवन पोर्शन को लिखना चाहिए। तो गिवन है हमारे पास इंजन का वेट दैट इज 8000 kg और कितने, ट्रेन जो है ट्रेन ऑफ 5 वेगन्स, मतलब 5 डिब्बे हैं यहाँ पर। तो ट्रेन है आपकी 5 वेगन्स की, जिसमें बोला गया है कि ईच कितना है 2000 kg। ठीक है, ये ईच का वेट कितना है 2000, मतलब 1 का इतना है 2000 kg। तो 5 वेगन्स का कितना हो जाएगा 2000 इंटू 5 दैट इज 10,000 kg। फिर आपको दिया गया है कि ये जो इंजन है ये एक्सर्ट कर रहा है फोर्स दैट इज 40,000 न्यूटन। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फोर्स exerted by the engine कितना हो जाएगा 40,000 न्यूटन। फिर आपको बोला गया है कि जो ट्रैक पर वो ट्रेन जो चल रही है वहां पर लग रहा है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज अपोजिंग फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव -5000 न्यूटन। ये क्या हो गया है हमारा गिवन पोर्शन, हमने बिल्कुल लिख लिया है और आपने भी लिख लिया होगा। अब देखते हैं इसका ए पार्ट। अब जब ए पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स हो जाएगा आपका, नेट है ना तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस। कितनी फोर्सेस है यहाँ पर, एक तो इंजन जो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स 40,000 का और जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये होने वाला है, पहले आप लिख देंगे फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। अब जब ये करोगे तो इसका कितना है 40,000 न्यूटन प्लस, और फ्रिक्शनल फोर्स हमारा होता है -5000, दैट मीन्स 35,000 न्यूटन।
तो क्या हमने कैलकुलेट कर लिया हमारा एक्सीलरेटिंग फोर्स? तो आप कहोगे बिल्कुल मैम हो गया है क्लियर। तो हमने ये पार्ट कर लिया सॉल्व। अब क्या देखेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या पूछा है? द एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक्सीलरेशन निकालना है। अब जब एक्सीलरेशन की बात होगी तो एक्सीलरेशन कहाँ पर आता है? फोर्स इक्वल टू ma में आता है। ठीक है, वहां पर आपको फोर्स पता चल गया है, तो अब आपको क्या पता होना चाहिए? मास पता होना चाहिए। तो फॉर बी पार्ट से पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मास। किसका करेंगे टोटल मास? टोटल मास ऑफ द ट्रेन। जब टोटल मास कैलकुलेट करोगे तो यहां पर आप लिखोगे, पहला क्या है? 8000 kg इंजन, तो मास ऑफ इंजन, मास ऑफ इंजन हो गया, एंड प्लस मास ऑफ 5 वैगन्स। मास ऑफ इंजन है आपका 8000 kg, एंड यहाँ पर आपको मैंने कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 1 का था 2000, तो 5 का हो गया 10,000। तो यहां पर आपका आ जाएगा 18,000 kg। तो जब मास हो गया कैलकुलेट, फोर्स हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ए पार्ट में, तो क्या अब हम नेट एक्सीलरेशन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। तो आप लिखोगे फोर्स इक्वल टू ma। फोर्स क्या आया आपका? तो यहां पर आप कह दोगे कि मैम ए इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन m, और फोर्स अभी आपने कैलकुलेट करा है फर्स्ट पार्ट में, दैट इज 35,000, और अपॉन में आ जाएगा 18,000। तो अब कितना हुआ कैलकुलेट? ये कैलकुलेट होकर आएगा 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कैलकुलेट हो गया हमारा? बी पार्ट, दैट इज एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन, आपने कैलकुलेट कर लिया है 1.94 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करना है हमको? सी पार्ट में। सी पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो बच्चों अब हम देखने वाले हैं यहाँ पर सी पार्ट, जिसमें पूछा गया है द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। वैगन 1 का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वैगन 2 पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस वैगन 1 के अकॉर्डिंग जो हमने मास कैलकुलेट करा था, क्योंकि 5 वैगन्स थे इसमें से, तो वैगन 1 को अलग ही रखना है। तो अब कितने बचेंगे यहाँ पर हमारे पास? 4 बचेंगे। तो यहाँ पर आप निकालो कि मास ऑफ द 4 वैगन्स। फिर से सुनो, क्योंकि हम वैगन 1 का ही निकाल रहे हैं फोर्स कि वो क्या एक्सर्ट कर रहा है, तो हम उसको एक्सक्लूड करेंगे, बाकी रिमेनिंग का निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे मास ऑफ ऑल वैगन्स एक्सेप्ट वैगन 1। तो अब कितने हो गए हैं वैगन्स हमारे पास? 4, और ईच पर कितना था? 2000। तो 4 into 2000 दैट मीन्स 8000 kg। अब देखो यहां पर जो हमने एक्सीलरेशन कैलकुलेट करा है, ये किसका करा है? ट्रेन का। अब हमें किसका चाहिए होगा? क्योंकि हमें फोर्स निकालना है वैगन्स पर, वैगन 1 का वैगन 2 पर, तो हमें एक्सीलरेशन भी किसका चाहिए होगा? वैगन का ही चाहिए। तो आप यहां पर लिखोगे एक्सीलरेशन ऑफ वैगन्स कितना होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला A इक्वल टू F अपॉन m, यही होता है। F हमने क्या कैलकुलेट करा हुआ है? 35,000। मास कितना होगा? मास कितना है 5 वैगन्स का? 10,000। तो आपका जो एक्सीलरेशन लग रहा है वैगन्स पर वो कितना हो गया? 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको मास पता है कितने वैगन्स का? 4 वैगन्स का, क्योंकि हमें वैगन 1 का निकालना है। हमने एक्सीलरेशन सारों का इसलिए निकाला है क्योंकि वैगन 1 का वैगन 2 पे भी फोर्स निकाल रहे हैं, तो एक्सीलरेशन के टाइम पर वो सारे ही इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज मास है आपका 8000 और एक्सीलरेशन है वैगन का 3.5। कितना होगा कैलकुलेट? 28,000 न्यूटन।
तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, अब फोर्स ऑफ वेगन 1 ऑन वेगन 2 इज 28,000। इसका मतलब पूरा 7 पार्ट जो है सॉल्व हो चुका है, कहीं कोई डाउट नहीं रहा होगा। हमने ए पार्ट को भी समझा, बी पार्ट को भी समझ लिया, और हमने ये भी समझा कि हमने यहाँ पर मास 4 ही वेगन्स का क्यों लिया है। ठीक है, बात हुई क्लियर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें पूछा गया है एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. What must be the force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? The first thing is गिवन पोर्शन को लिखना। तो हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल 1500 kg। किस रोड करते हैं मास को, एम से। ठीक है, फिर व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप। नेगेटिव एक्सीलरेशन दिया है, तो एक्सीलरेशन आप कर लिखेंगे, एक्सीलरेशन A इक्वल टू -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड। कैलकुलेट करना है। तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पर, आप लिखोगे एस पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए। जब फोर्स इक्वल टू एम ए है, फोर्स ही आपको निकालना है, तो मास आपको गिवन है 1500 एंड एक्सीलरेशन आपका दिया गया है -1.7। सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, -2550 न्यूटन। अब आपको फिर से वही जो हमने इसके पहले कुछ क्वेश्चंस में देखा था कि जब फोर्स नेगेटिव होता है उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि ये जो फोर्स है ये हमारा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इस ऑटोमोबाइल के व्हीकल को अपोज करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी हेंस द फोर्स बिटवीन व्हीकल एंड रोड is -2550 Newton in the opposite direction of बिल्कुल ऑटोमोबाइल व्हीकल, जिस डायरेक्शन में ऑटोमोबाइल व्हीकल चल रहा है उसके ही अपोजिट डायरेक्शन में, लाइक ये रहा, ये इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो जो यहाँ पर फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो फोर्स है वो नेगेटिव आया है। बात हुई क्लियर। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, जो कि काफी सिंपल होने वाला है क्योंकि आप सबने इसको पढ़ा हुआ है। तो देखो, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ अ वेलोसिटी v। एक पार्ट है mv का पूरे का स्क्वायर, फिर mv स्क्वायर, c है हाफ mv स्क्वायर एंड d है mv। तो क्या होता है मोमेंटम, सबने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। तो मोमेंटम की बात करते हैं तो मोमेंटम होता है हमारा मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जहां पर मास होता है ऑब्जेक्ट का, या मास होता है ऑब्जेक्ट का m और वेलोसिटी होती है v। तो क्या हो गया है mv। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन तो था बहुत ही सिंपल, आपने चुटकी बजा के कर लिया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी टेंड टू मूव अ वुडन ब्लॉक विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इस वर्ड पर ध्यान देना, मिस नहीं करना है। आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। तो पहले हमारा काम होगा अपने गिवन पोर्शन को लिखना। तो गिवन में आपके पास एक हॉरिजॉन्टल फोर्स जिसको हमने लिख दिया F, कितना है 200 न्यूटन। देन आपके पास इस क्वेश्चन में बोला है कि ये फोर्स अप्लाई करना है वुडन ब्लॉक पर, वुडन कैबिनेट पर, जिससे वो मूव करे एक कांस्टेंट वेलोसिटी। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारा एक्सीलरेशन होता है दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ
वेलोसिटी। जो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देयरफॉर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो हमारा जो इफेक्टिव फोर्स अप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव फोर्स ऑन इट क्या होता है, फोर्स इक्वल टू एम ए, तो यहां पर वो भी होने वाला है जीरो। ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक छोटा सा फिगर कि ये रहा आपका वुडन ब्लॉक और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो 200 न्यूटन का। ठीक है, ये कहाँ पर रखा हुआ है, एक फ्लोर पर रखा गया है। अब जैसे ये मूव कर रहा होगा एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहाँ पर क्या होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा बिटवीन द कैबिनेट एंड द फ्लोर, जो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और यही तो हमको बताना है, फ्रिक्शनल फोर्स ही तो बताना है। तो हम यहां पर लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल force applied on the wooden cabinet therefore frictional force equal to 200 न्यूटन। क्या 200 न्यूटन नहीं, ये क्या होगा, नेगेटिव 200 न्यूटन विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन, क्योंकि हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है उस कैबिनेट के मोशन को अपोज करता है, इसीलिए वो नेगेटिव में है। तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, तो ये रहेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स और आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में। बात हो गई क्लियर। तो चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. ठीक, तो हम समझ लेते हैं। ये रहा हमारा एक हैवी ट्रक, ये खड़ा है रोड साइड पर। ठीक है, अब इस ट्रक को पुश करना है आपको। ओके, जब आप पुश कर रहे हो तो ये मूव नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है, सबसे पहला रीजन तो ये जो ट्रक है इसके पास क्या है, एक बहुत ही ज्यादा मास है, हैवी मास है, लार्ज मास है। इसके कारण जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो रोड पर लग रहा है इसके हैवी वेट के कारण, म्यू एस, ये क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रक और क्या है, कहां पर खड़ा है, रोड, क्या है, बहुत ज्यादा है, वो भी बहुत ज्यादा है। तो जब ये पर्सन इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये मूव नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि जो ये फोर्स लगा रहा है वो इतना फोर्स नहीं है कि जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो। जब वो फोर्स अप्लाई कर देगा स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा तो ये ट्रक को मूव ही करना पड़ेगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है वो उतना ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है टू मूव द ट्रक वी हैव टू अप्लाई फोर्स मोर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। देयरफॉर व्हेन समवन पुशेस द ट्रक एंड द ट्रक डज नॉट मूव, दिस मीन्स अप्लाइड फोर्स gets cancelled by the frictional force, that is a static frictional force, which is equal in magnitude but in opposite direction। मतलब जो यहाँ से ये जो फोर्स दे रहा है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। और ये भी यहाँ से दे रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये दे रहा है यहाँ से, वो क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और उसको करना क्या चाहिएगा, वो जो ट्रक को मूव कराना है तो इस फोर्स को ज्यादा रखना है इस स्टैटिक फ्रिक्शन के फोर्स से, तब तो ये मूव करेगा। बट इनका मैग्नीट्यूड सेम रहा तो नहीं करेगा। बात हुई क्लियर। इसीलिए जो ये स्टूडेंट है जो जस्टिफाई कर रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, कैंसिल ईच अदर, दैट्स व्हाई दिस ट्रक विल नॉट मूव और डज नॉट मूव। ठीक है, ये कौन सा लॉ होता है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। बात हो गई क्लियर, इसका मतलब 12th क्वेश्चन आ गया होगा समझ में।
The hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity at 5 meter per second. Calculate the change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. ठीक, तो गिवन में लिखोगे आप, गिवन क्या है आपके पास, हॉकी बॉल का मास, तो आप लिखोगे मास ऑफ हॉकी बॉल स्मॉल m इक्वल टू 200 ग्राम। देन वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलोगे कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, किसकी है इनिशियल वेलोसिटी, बॉल की, u इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो जब वापस आया उसी पाथ पर तब उसकी वेलोसिटी हो गई है 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगी इसकी, ये होने वाली है इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, किसमें, in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, क्या होता है, दैट इज m v माइनस u, पढ़ा हुआ है, याद आया थोड़ा दिमाग में, यही आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले आप कैलकुलेट कर लो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल, जो कि क्या हो जाएगा, m इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u की v, u, तो m u, और m आपके पास है 200 इनटू, तो ये क्या आ जाएगा 2000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। फिर आप कैलकुलेट करोगे फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल विच इज mv। अब mv की जैसे ही बात आएगी तो आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी है कि जब वो सेम पाथ पर लौट रहा है उसी जिस वेलोसिटी से, तो उस पाथ को वापस आ रहा है, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होने वाली है वो हो जाएगी नेगेटिव, गया ऐसे लौटा, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका mv में आएगा 200 मल्टीप्लाई -5 विच इज -1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा mv माइनस mu, मास का मल्टीप्लिकेशन कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ पर जो आपका mv है वो होगा -1000 माइनस 2000 विच इज -3000। यूनिट क्या होगी, ग्राम मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट फॉर चेंज इन मोमेंटम। तो आप क्या लिखोगे, तो जब आपने यहाँ पर आंसर देखा -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर आप इस नेगेटिव साइन का क्या समझोगे कि यहाँ पर जो मोमेंटम है बॉल का वो रिड्यूस किससे होगा, रिड्यूसेस बाय 3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि जो मोमेंटम है बॉल का, पहले वो कितना था इनिशियल स्टेज पर 2000, फिर बाद में हो गया 1000, दैट मीन्स कितने का रिड्यूस हुआ है 1000। तो आप लिखोगे द मोमेंटम ऑफ द बॉल रिड्यूसेस बाय 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय द हॉकी स्टिक। बात हो गई क्लियर, आपने वो भी निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम कितना आया है -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। बात हुई क्लियर, कोई डाउट नहीं रहा होगा, दैट इज ग्राम अलग है, एम अलग है और मीटर पर सेकंड अलग है। ये मत करना कि जी एम और अब कर दो तो ग्राम पर सेकंड हो जाएगा, ग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, बात हुई क्लियर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी हो गया होगा दिमाग में क्लियर, कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, जिसमें बोला गया है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a
stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. तो पहले हमारे पास है गिवन में आपको दिया गया है मास ऑफ बुलेट कितना है 10 ग्राम एंड ये जो 10 ग्राम जो बुलेट है आपकी वो ट्रेवल कर रही है हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी ऑफ 150. तो इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन. किस डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को? हम डिनोट करते हैं यू से विच इज 150 मीटर पर सेकेंड. देन आपको बोला गया है कि ये जो बुलेट है स्टेशनरी ब्लॉक में जाती है वहां पर जाके कम्स टू रेस्ट. तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v 0 एंड टाइम दिया गया है t 0.03 सेकेंड. फिर आपको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक. पहले आप ये कैलकुलेट करोगे तब आपको निकालना है फोर्स. ठीक है. अब यहां पर देखो कि अगर मान लेते हैं कि ये रहा आपका एक वुडन ब्लॉक और ये रही गन की क्या बुलेट. ठीक है. जब ये बुलेट का मास आपको गिवन है एंड जिस वेलोसिटी से गई है वो वेलोसिटी आपको पता है और फिर बाद में जाके वो रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है आफ्टर सम टाइम जो आपको गिवन है 0.03 सेकेंड. फिर आपको डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन मतलब ये कितने दूर जाके यहाँ पर रुकी है, अंदर गई है, पेनिट्रेट होकर कितना दूर तक गई है ये आपको पूछा गया है. ठीक है. यहाँ तक बात हुई क्लियर. अब आप देखो, अब आपको पेनिट्रेशन निकालना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सीलरेशन की जरूरत पड़ेगी. तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट यू हैव टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन. ठीक है. तो आप यहाँ पे लिख दो टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन you have to calculate acceleration. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जिस वेलोसिटी से गया, जो वेलोसिटी है तो एक्सीलरेशन भी होगी. एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो वो एक्सीलरेशन पता चल जाएगा तो आपके लिए डिस्टेंस और फोर्स दोनों ही निकालना सिंपल हो जाएगा क्योंकि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. ठीक. आप यहाँ पर अप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्यों अप्लाई करोगे? क्योंकि वहां पर आपकी इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. यहां पर आपके पास v गिवन है, u गिवन है, t गिवन है, तो यहां से आपका एक्सीलरेशन निकल आएगा. इसीलिए हमेशा हमको इक्वेशन इस तरीके से चूज करनी है कि जो हमारे गिवन फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठे. ठीक. तो यहां पर v है आपका 0, u आपको गिवन है 150 एंड एक्सीलरेशन आपको निकालना है एंड t आपको गिवन है 0.03. ठीक है. यहां से आपका एक्सीलरेशन आएगा -150 अपॉन 0.03. दैट मीन्स ये गए ऊपर 100 और एक्सीलरेशन आ जाएगा आपका 5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये क्या कैलकुलेट हो गया आपका? एक्सीलरेशन. अब एक्सीलरेशन का नेगेटिव साइन क्या शो करता है? रिटार्डेशन शो करता है. ठीक है. इतना ये क्या शो करेगा? रिटार्डेशन. अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन. वो क्या होता है डिस्टेंस? यहाँ पर s होता है तो आपको s कैलकुलेट करना है. अब s किस इक्वेशन में आता है आपका? s के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें जिसमें v हो, u हो एंड s भी हो, एक्सीलरेशन भी हो? वो इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. पढ़ी हुई है ना लॉ ऑफ इक्वेशंस में, इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने ये वाली इक्वेशन पढ़ी होगी. ठीक. अब यहाँ पर देखो कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है. यहाँ पर v गिवन है, u गिवन है, a आपने निकाल लिया है, s आप निकाल ही लोगे. तो यहाँ पर हो जाएगा 0 माइनस u है आपका 150 का स्क्वायर अपॉन
2a, तो 2a में आ जाएगा 2 इंटू माइनस का 5000 इक्वल टू s। ठीक है, यहां से ये नेगेटिव नेगेटिव साइन क्या होने वाले हैं, कैंसिल होने वाले हैं। तो ये हो जाएगा -150 का स्क्वायर अपॉन -10, 30 अलग कैंसिल हो गया। ये क्या है आपका s, और आपका s फाइंड क्या हो जाएगा आफ्टर डूइंग द कैलकुलेशन, तो आपका s कैलकुलेट होकर आएगा 2.25। अब बात होगी यूनिट की, तो यूनिट में आपका आएगा मीटर, डिस्टेंस है तो मीटर में आ जाएगा। यहाँ तक बात हो गई क्लियर, मतलब हमने इसका ये वाला जो पोर्शन है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक हमने कैलकुलेट कर लिया 2.25 मीटर, मतलब ये 2.25 मीटर तक पेनिट्रेट करेगी। अब क्या कैलकुलेट करना है आपको, फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स आप निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मास पता है, एक्सीलरेशन पता है, तो फोर्स तो निकल ही आएगा। तो यहाँ पर आप करोगे एज पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नॉट इक्वेशन, दिस इज लॉ। क्या पढ़ा था आपने, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इज व्हाट, मास कितना है 10 ग्राम, दैट मीन्स 0.01 kg। तो 0.01, एक्सीलरेशन कितना निकला है आपका, एक्सीलरेशन आया -5000। तो आप यहाँ पर लिखोगे -5000, कितना कैलकुलेट होगा 50 न्यूटन, वो भी नेगेटिव में। इसका मतलब क्या शो करेगा ये फोर्स होगा आपका फोर्स विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों है, क्योंकि नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड कितना आया 50, और डायरेक्शन भी पूछ ले तो आप बोलोगे अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में बुलेट गई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन। बात हुई क्लियर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप देखोगे कि टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट, दैट मीन्स जस्ट बिफोर द कोलाइजन क्या होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन इज m1 u1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दूसरा ऑब्जेक्ट m2 u2। m1 u1 की बात करें तो 1 इंटू 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 0, दैट मीन्स पूरा ही 0। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम कितना आ जाएगा 10, और यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, बिल्कुल सही kg मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो आपने यहाँ पर निकाला है ये टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। अब बात करें अगर आफ्टर द इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलाइजन, वहां पर क्या हो जाता है दोनों मास ये कंबाइंड हो जाएंगे, दैट मीन्स m1 प्लस m2। अब जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी क्या वो u1 u2 होती है, नहीं, कौन सी होती है v। तो v हो जाती है हमारी फाइनल वेलोसिटी जो कि आफ्टर द कोलाइजन। अब m1 m2 की बात करेंगे तो m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 5 और v दैट इज 6v। ठीक है, अब हम जानते क्या है, जब हमने बिफोर द कोलाइजन एंड आफ्टर द कोलाइजन निकाल लिया, और हम जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है वो हमारा कंजर्व रहता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप लिख दोगे टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलाइजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलाइजन, दीज टू आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर 10 इक्वल टू 6v विच इज v इक्वल टू 10/6। कितना आंसर आएगा 1.66। यूनिट क्या हो जाएगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकेंड। तो आपने क्या निकाल लिया, ये वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट क्या ले ली हमने, v। v क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमने मास कैलकुलेट करा कंबाइंड आफ्टर द कोलाइजन, तो वेलोसिटी हमारी u1 एंड u2 नहीं रहेगी, अब हमारी कंबाइंड है जो कि हमने v ले ली, और वो हमने v कैलकुलेट कर लिया है 1.66। तो क्या इस क्वेश्चन का जो टारगेट था टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड आफ्टर द इम्पैक्ट हमने कैलकुलेट किया, बिल्कुल किया, एंड वेलोसिटी भी निकाली कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमें गिवन है 100 kg।
देन वो एक्सेलरेट हो रहा है यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड in 6 seconds. That means initial velocity is 5, that is u, and final velocity is 8, that is v. एंड आपको इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम आपको कैलकुलेट करना है और आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है. तो पहले आपको पता है कि मैम जो हमेशा से करती है, दैट इज गिवन पोर्शन को लिखना. गिवन है आपके पास मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट m 100 kg. देन आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. देन फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट v इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड. देन आपके पास है टाइम विच इज 6 सेकेंड. आपको कैलकुलेट करना है पहले इनिशियल मोमेंटम. तो मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है नॉट फॉर इनिशियल मोमेंटम. हम जानते हैं कि जो हमारा नॉर्मल मोमेंटम है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी. अब बात करेंगे अगर इनिशियल मोमेंटम की, तो वो क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी. यही हो जाएगा. दैट मीन्स क्या होने वाला है, m इंटू यू. अब m क्या है हमारे पास 100 kg एंड u क्या है हमारे पास 5. तो ये हो जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक, तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब बात करें अगर फाइनल मोमेंटम की ऑब्जेक्ट के, तो क्या होने वाला है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी. दैट इज मास इंटू वी. वी क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी. यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू 8, दैट इज 800 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब क्या कैलकुलेट करना है, मतलब आपने इसका एक पार्ट तो कर लिया सॉल्व जिसमें आपको इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना था. अब आपको निकालना है फोर्स. फोर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक्सीलरेशन. अब अगर बात करें एक्सीलरेशन निकालने की, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जहां पर u हो, v हो, a हो, t हो. t भी गिवन है. ठीक है, तो वो कौन सी इक्वेशन होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और आप कह सकते हो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. v क्या है आपके पास 8 माइनस 5 अपॉन 6, कितना आ जाएगा 3 अपॉन 6, दैट इज 1 अपॉन 2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन. क्या अब हम कैलकुलेट कर लेंगे फोर्स, बिल्कुल कर लेंगे. कैसे, फोर्स क्या होता है, कहाँ से पता चला हमको, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. मास कितना दिया है 100 और एक्सीलरेशन कितना आया है 0.5, तो कितना हो गया 50 न्यूटन. तो हम लिख देंगे यहाँ पर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज 50 न्यूटन. तो हमने दोनों ही जो टारगेट है इस क्वेश्चन के जो अचीव करने थे कैलकुलेट कर लिए, इनिशियल फाइनल मोमेंटम एंड फोर्स कैलकुलेट कर लिए. इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये पूरा हो गया है कंप्लीट. तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो किरण राहुल वर राइडिंग इन अ मोटर कार दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेस वे व्हेन इंसेक्ट हिट द विंडशील्ड एंड गॉट स्टक ऑन द विंडस्क्रीन. नाउ अख्तर एंड किरण स्टार्ट pondering over the situation and Kiran suggested that the insect suffered a greater change in momentum as compared to the change in momentum of the motor car because the change in velocity of the insect was much more than that of motor car. Now Akhtar said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerted a larger force on the object that is on the insect, and as a result the insect died. Rahul was putting an entirely new explanation that both the motor car and the insect experienced the same force and the change in their momentum. Comment on this situation. अब पूरा क्वेश्चन जब मैंने पढ़ा तो आपको लग रहा होगा पता नहीं इस क्वेश्चन में क्या ही करना है, बहुत लेंदी है, बहुत टिपिकल होने वाला है, कुछ समझ में नहीं आया.
यही लग रहा होगा, बट डोंट फील लाइक दिस। अब देखो क्या करते हैं, हम तीनों के नाम लिख लेते हैं। तो पहली सिचुएशन किसने बताई थी? किरण ने, फिर प्रेडिक्ट किया अख्तर ने, और फिर बोला है राहुल ने। ठीक है, किरण ने क्या बोला कि चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट का ज्यादा है, तो मैं चेंज इन मोमेंटम को डेल्टा पी से डिनोट करती हूँ और यहाँ आई लिख देती हूँ इंसेक्ट के लिए, इज ग्रेटर देन चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार। और उसने ये क्यों बोला है? क्योंकि उसको लगता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू द मोटर कार, इसीलिए उसको ये लगा। अब अख्तर ने क्या बोला? जो हमारी मोटर कार है वो क्या है? वो मूव कर रही है एक लार्जर वेलोसिटी से। जब वो इससे मूव कर रही है तो यहाँ पर जो एक्सर्ट कर रही है फोर्स वो भी क्या है? ज्यादा है। किस पर? इंसेक्ट पर, जिसके कारण इंसेक्ट क्या हुआ? डाइड हो गया। ठीक है, अब राहुल ने क्या बोला? राहुल ने बोला कि दैट बोथ द मोटर कार एंड इंसेक्ट क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस सेम फोर्स एंड चेंज इन देयर मोमेंटम। क्या है? सेम ही रहेगा, ये उसने बोला। ठीक है, अब इन तीनों में से किसका सजेशन आपको सही लगता है वही हमको बताना है। ठीक, अब अगर बात करें किरण की, तो किरण ने जब ये बोला कि जो चेंज इन मोमेंटम ऑफ इंसेक्ट इज ग्रेटर देन द चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार, तो क्या ये सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ा है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये कंडीशन तो सही नहीं हो सकती। और उसके अलावा भी अगर आप देखो तो क्या इंसेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द मोटर कार? नहीं, क्योंकि मास किसका ज़्यादा है? कार का ज़्यादा रहेगा, वेलोसिटी भी कार की ज़्यादा रहेगी, तो ये सिचुएशन तो नहीं होने वाली। तो इसीलिए जो किरण का प्रेडिक्शन है वो तो क्या है? गलत हो गया है। अब अगर बात करें अख्तर की, तो अख्तर ने क्या बोला कि जो मोटर कार है वो लार्ज वेलोसिटी से जा रहा है, इसीलिए वो एक लार्ज फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इंसेक्ट के ऊपर, जिसके कारण इंसेक्ट क्या है? डाई हो गया है। तो यहाँ पर जो ये वाली बात उसने कही है कि ये लार्जर वेलोसिटी से जा रहा है, ये तो नहीं होने वाला है सही। हाँ, बट ये सही है कि वो लार्जर फोर्स अप्लाई कर रहा है इंसेक्ट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अख्तर की जो बात है वो पार्शियली सही है। ठीक है, पार्शियली करेक्ट है, नॉट फुली। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होगा कि जो मास है मोटर कार का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द इंसेक्ट। जब मास ज़्यादा हो गया तो फोर्स हमारा होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, देयरफॉर फोर्स क्या है? वो भी ज़्यादा हो गया है। जब फोर्स ज़्यादा लग रहा है इंसेक्ट के ऊपर, इसीलिए वो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर लार्जर वेलोसिटी की जगह पर क्या लिखना चाहिए था? उसको लार्जर मास लिखना चाहिए था। तो ये पार्शियली करेक्ट हो गया। अब या तो पार्शियली करेक्ट करोगे या फिर इसको भी रॉन्ग करोगे। ठीक है, फिर बात करें अगर राहुल की, तो राहुल ने क्या देखा? राहुल ने देखा कि जो ये मोटर कार और इंसेक्ट है, जब यहाँ से इंसेक्ट आया उसका एक्शन लगा, तो यहाँ से जिस फोर्स से वो लगा उसी फोर्स से रिएक्शन हुई। ये कहाँ पर उसने पढ़ा था? उसने पढ़ लिया था ये चैप्टर जिसका नाम तो आपको पता ही है, और ये क्या है हमारा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें उसने देखा कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड होता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर इंसेक्ट आया तो उसका जो फोर्स था दैट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मोटर कार। तो आप यहाँ पे लिख दोगे द फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंसेक्ट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द मोटर कार। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रहेगा। बात हुई क्लियर। इसीलिए यहाँ पर उसने ये कह दिया कि सेम फोर्स है, बट क्या है? उनका सेम फोर्स अप्लाइड हुआ है बट डायरेक्शन ही अपोजिट रहेगी, और चेंज इन देयर मोमेंटम भी सेम रहेगा। ठीक, तो इसकी जो बात थी वो बिल्कुल क्या हो गई? करेक्ट हो गई। दोनों बात हो गई क्लियर। सेम फोर्स है, बिल्कुल है, मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, चेंज इन मोमेंटम भी सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर जो उसकी फर्स्ट हमने लिखी थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दोनों ही बात यहाँ पर उसने बिल्कुल सही कही, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और चेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो राहुल का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था।
how much momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 meter per second square. So this is the question. तो पहले हमारा काम होगा गिवन देखना. तो गिवन में है हमारे पास mass of a dumbbell m that is 10 kg. फिर आप जब उसको ड्रॉप करोगे तो वहां पर इनिशियल वेलोसिटी इसकी हो जाएगी 0. फिर आप क्या देखोगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, डिस्टेंस कितना कवर्ड है. तो डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे एस से, दैट इज 80 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा मीटर में, 0.8 मीटर. फिर उसने बोला है कि आपको जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन है उसको आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर आप लिखोगे डाउनवर्ड एक्सीलरेशन इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आपको कैलकुलेट करना है मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं पी से, आपको कैलकुलेट करना है. तो पहले हमारा इस मोमेंटम को कैलकुलेट करने के पहले आपका क्या काम होगा, जब u पता है, a पता है, s पता है, क्या निकाल सकते हो आप, v निकाल सकते हो. v क्या होगा आपका, फाइनल वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लोगे. कहाँ से कैलकुलेट करोगे, तो आप लिखोगे एज पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v आपको कैलकुलेट करना है. यहाँ पर u आपका 0 है तो 2as दैट इज 0 प्लस 2 इंटू a कितना है 10, s कितना है 0.8, कितना आ जाएगा 16, और v कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड. कैसे, अंडर रूट ले लिया 16 का, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड आ गया. तो आपका v कैलकुलेट हो गया. तो मोमेंटम निकल आएगा. बिल्कुल, मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू mv मास इंटू वेलोसिटी. मास ऑलरेडी गिवन है 10 kg एंड आपने अभी निकाला है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड. तो मल्टीप्लाई 4 दैट इज 40. यूनिट क्या हो जाएगी, मास की kg मीटर पर सेकंड. तो आपने यहाँ पर कैलकुलेट क्या कर लिया, मोमेंटम, वेयर p इज द मोमेंटम. तो इस क्वेश्चन का यही तो था टारगेट, कि हमें मोमेंटम निकालना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया. तो आई होप आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपके दिमाग में हो गए होंगे एकदम स्टोर, और आपने भी किए होंगे मेरे साथ साथ अपनी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस. जैसा कि आप जानते ही हैं, लर्नो फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट एट learnohub.com. थैंक यू.